गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के अर्थशास्त्र के बारे में और अर्थशास्त्र के इसके प्रथम चैप्टर के बारे में जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। बच्चों, इस कहानी के लिए हमें थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें है क्या। तो इसको समझाने के लिए मैंने कुछ पिक्चर्स का सहारा लिया है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका पालमपुर गांव है। ठीक है, ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है और जो इस कहानी का उद्देश्य है, ये उत्पादन से संबंधित आपको कुछ मूल जानकारी देना है कि एक गांव में क्रियाएं कैसे होती हैं, कृषि क्रियाएं कैसे होती हैं। ठीक है, और ये जो जानकारी हम दे रहे हैं, ये एक गांव पालमपुर के माध्यम से दे रहे हैं। ठीक है, ये एक काल्पनिक कहानी है बच्चों। इस पालमपुर की कहानी से हमें यह पता चलेगा कि गांव में जो इच्छित वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, उन्हें उत्पादित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के साधन व संसाधनों को प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस गांव की कहानी की। बच्चों, पालमपुर गांव जो है वो आसपास के गांवों और कस्बों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक बड़ा गांव रायगंज जो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। पालमपुर गांव की जो ये सड़क है, ये रायगंज को जाती है और उससे आगे एक छोटा कस्बा है शाहपुर, वहाँ इसे जोड़ देती है, पालमपुर को शाहपुर से जोड़ देती है। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं, इस सड़क पर बैलगाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक आदि सब आते जाते रहते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। हम पालमपुर गांव की बात कर रहे हैं। इस गांव में बिजली की पूरी व्यवस्था है। सिंचाई या नलकूप जो होता है आदि, वो सब बिजली से ही चलते हैं। जो सिंचाई की जितनी व्यवस्था होती है वो बिजली के माध्यम से ही होती है। पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं बच्चों के पढ़ने के लिए। एक हाई स्कूल है, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक मेडिकल स्टोर भी है। इस सब से पता चलता है कि जो हमारा पालमपुर गांव है वो पर्याप्त विकसित है और इसमें जो साधन है वो पर्याप्त मात्रा में विकसित हो चुके हैं। ठीक है, ये तो हुई हमारी एक पालमपुर गांव की कहानी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब बात करते हैं हम उत्पादन के संगठन की, अर्थात एक गांव में कृषि को या कृषि कार्यों को बेहतर करने के लिए या उससे बेहतर उत्पादन करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। बच्चों, उत्पादन के जो संगठन हैं उसमें सबसे पहले आवश्यकता होती है हमारे लिए भूमि, क्योंकि भूमि का होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर हमारे पास भूमि नहीं होगी तो हम किसी भी प्रकार का उस पर उत्पादन नहीं कर सकते। क्योंकि उसके लिए कुछ भी कार्य हमें करने के लिए, चाहे खेती करने के लिए या कोई भी फैक्ट्री लगाने के लिए, कोई भी उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए, हमें सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वो होती है भूमि। भूमि के बाद आता है श्रम। दूसरी इसकी आवश्यकता होती है श्रम, अर्थात मेहनत या काम करने वाले लोग। क्योंकि यदि हमें कुछ उत्पादन करना है तो उसमें कुछ ऐसे कार्य करने होते हैं उत्पादन से जुड़े हुए कि जिसमें कुछ पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है और कुछ गैर पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है। क्योंकि कुछ मशीनरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है लोगों का और कुछ शारीरिक श्रम का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों ही प्रकार के व्यक्ति मिलकर श्रम करते हैं। उत्पादन में इन दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों की मेहनत बहुत ही मायने रखती है। क्योंकि अगर भूमि है, भूमि के ऊपर हमें कुछ भी उत्पादन करना है तो उसके लिए हमें दोनों प्रकार के श्रम की आवश्यकता होती है। एक वो जो मानसिक तौर पर अपना श्रम करते हैं, एक वो जो शारीरिक तौर पर अपना श्रम करते हैं, यानी कि काम करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है किसी भी उत्पादन के लिए। ये उत्पादन के संगठन का दूसरा एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद आती है हमारी भौतिक पूंजी। ठीक है बच्चों, भौतिक पूंजी जो तीसरी आवश्यकता होती है वो भौतिक पूंजी की होती है। बच्चों, अगर हमारे पास भूमि है, हमारे पास मेहनत है, लेकिन उस पर हमारे पास मशीनें नहीं हैं या औजार नहीं हैं या ऐसे और कोई
हमारे पास सहायता नहीं है जिसकी वजह से हम उसमें उत्पादन कर सकें, तो हमारा ये भूमि का होना, श्रम का होना सब कुछ बेकार हो जाता है। इसलिए हमें भौतिक पूंजी की आवश्यकता होती है। भौतिक पूंजी कहलाती है हमारी जो हमारे पास औजारें हैं, मशीनें हैं, भवन हैं, ये सब क्या है? भौतिक पूंजी। क्योंकि भौतिक पूंजी से इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक बार खरीदने के बाद, चाहे भूमि हो, चाहे औजार हो, चाहे भवन हो, एक बार खरीदने के बाद ये एक लंबे समय तक हमारे पास रहती है और उत्पादन में सहयोग करती रहती है। इसलिए इसे एक स्थायी पूंजी भी कहा जाता है। स्थायी पूंजी यानी कि एक ऐसा हमारा पैसा जो एक जगह लग गया और वो हमें बहुत सालों तक उत्पादन में काम आता है। इसके बाद आती है हमारी दैनिक पूंजी। दैनिक पूंजी है हमारा कच्चा माल और नगद मुद्रा। कच्चा माल से और नगद मुद्रा से क्या मतलब है बच्चों? उत्पादन करने में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। देखो बच्चे, जो भौतिक पूंजी है वो हमारी मशीनें हैं, औजार है, भवन है, लेकिन केवल इससे काम नहीं चलता क्योंकि ये स्थायी एक बार खरीद ली गई हैं और ये एक लंबे समय तक हमारे पास ऐसी की ऐसी बनी रहती है। लेकिन उत्पादन करने के लिए हमें एक रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। कुछ पैसों की लगातार आवश्यकता होती है क्योंकि सामान ख़त्म हो जाता है तो उसको हमें नगद लाना पड़ता है कुछ भी उत्पादन करने के लिए। जैसे अगर हमें भैंस हमने एक बार ले ली, ठीक है, भैंस क्या हो गई? हमारी स्थायी पूंजी, वो एक लंबे समय तक हमारे काम आएगी, लेकिन उससे हम उत्पादन करते रहेंगे, दूध मिलता रहेगा, लेकिन उसको हम चारा देंगे, दाना देंगे या उसकी देख रेख करेंगे, उसके लिए हमें रोज़ पैसे की आवश्यकता होगी, है ना। ये क्या है? ये होती है दैनिक पूंजी। यानी कि कुछ भी उत्पादन करने के लिए हमें उस पर दैनिक पूंजी लगानी पड़ती है, तभी हमारी स्थायी पूंजी काम आती है और तभी हमारा कुछ उत्पादन हो सकता है। जैसे अगर हमें खेती करनी है ना, हमारे पास खेत है, हमने बीज बो दिया, एक बार बीज बो दिया तो फसल एक बार में उगेगी और हम उसे काट लेंगे और उसके बाद जो पैदावार होगी उससे हम मुनाफा कमा लेंगे, उस उत्पादन से हम पैसा ले लेंगे। लेकिन उस फसल को सही मात्रा में वो उत्पादन करके दे, उसके लिए उसे बीच बीच में हमें यूरिया भी डालना पड़ेगा और रासायनिक खादों की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हमें बीच बीच में पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। ये क्या है? ये हमारी दैनिक पूंजी है। कुम्हार घड़े बनाता है ना, तो ऐसा नहीं है कि एक बार उसने मिट्टी बहुत सारी मात्रा में साल के लिए खरीद ली और उसी से वो लगातार घड़े बनाए जा रहा है। उसने थोड़ी मिट्टी खरीदी, घड़े बनाए और उनको बेच दिया, फिर थोड़ी मिट्टी खरीदी, घड़े बनाए और उनको बेच दिया। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो हमें रोज़मर्रा के जीवन में चाहिए होती हैं, तो ये क्या है? इसके लिए हमें दैनिक पूंजी की आवश्यकता होती है। और दैनिक पूंजी यानी कि कुछ पैसे, है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है कि इसी जो दैनिक पूंजी को हम क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी कहते हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें समय समय पर होती रहती है, जबकि औजार और मशीनें क्या होता है? लंबे समय तक बने रहते हैं। तो बच्चों, उत्पादन के संगठन के लिए भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और दैनिक पूंजी, हमें चारों तरह की ही पूंजी की आवश्यकता होती है। इस बात को अब मैं एक चित्र के माध्यम से आपके सामने बताऊंगी। बच्चों, ये चित्र आप देख रहे हैं, इसमें कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आपने देखा होगा कुछ मशीनें हैं जिन पर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये मशीनें ऐसे नहीं लगी हैं। यहाँ एक भूमि है, इस भूमि पर मशीनें लगी हैं। भूमि पहली आवश्यक पूंजी, दूसरी श्रम जो लोग काम कर रहे हैं, है ना, श्रम। तीसरी ये हमारे औजार मशीनें, ये क्या है? भौतिक पूंजी, स्थायी पूंजी। और ये जो रॉ मटेरियल जिनके माध्यम से काम हो रहा है, जिनकी आवश्यकता हमें रोज होती है, जैसे धागा, जिससे काम अपना कर रहे हैं, ये धागा, ये क्या है? ये हमारा कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। और ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी दैनिक पूंजी हो गई। तो इस चित्र के माध्यम से हमारा जो उत्पादन का संगठन की चारों आवश्यक कारक हैं या तत्व हैं या आवश्यकताएं हैं, वो इस चित्र के माध्यम से हमें बताई गई हैं, दिखाई गई हैं कि इस चित्र में हमारे पास भूमि भी है, श्रम भी है, भौतिक पूंजी भी है और दैनिक पूंजी भी है।
इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारे उत्पादन के संगठन के लिए इन चारों का होना बहुत ज़रूरी है। आप सपोज करिए इस चित्र में अगर सब कुछ है, लोग श्रम ना कर रहे हों, काम ना कर रहे हों, तो क्या उत्पादन हो जाएगा? अगर आप इमेजिन करिए कि ये लोग भी काम कर रहे हैं लेकिन यहाँ मशीनें ना हो और ये खड़े हों भूमि के ऊपर, क्या उत्पादन हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। अगर मशीनें भी लगी हैं, ठीक है, ये लोग भी खड़े हैं लेकिन रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं है, कच्चा माल हमारे पास नहीं है, तो क्या उत्पादन हो जाएगा? नहीं होगा। तो इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि उत्पादन के लिए इन सभी चीज़ों का संगठित होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम उत्पादन कर सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चों हमारा कि उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके, संगठित करके ही किया जा सकता है और इन्हें ही उत्पादन के कारक कहा जाता है। अब आती है पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया क्या है। पालमपुर गांव की जो मुख्य क्रिया है वो है खेती। खेती पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया है, मुख्य उत्पादन क्रिया है। और यहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं वो 75% लोग खेती पर निर्भर हैं। हम पालमपुर गांव की बात कर रहे हैं कि कम से कम 75%, इस गांव में रहने वाले 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वे किसान भी हो सकते हैं और जो किसानों के साथ काम करने वाले कृषि श्रमिक होते हैं वो भी हो सकते हैं। इन सभी लोगों का जो हित है वो खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर खेतों में अच्छा उत्पादन होगा तभी इनका भला होगा, तभी इनका कुछ फ़ायदा होगा, वरना इनका फ़ायदा नहीं होगा। तो पालमपुर में जो समस्त भूमि पर खेती की जाती है वो पूरे साल इस पर कुछ ना कुछ उगाया जाता रहता है, खेती होती रहती है। जैसे बरसात के मौसम में लोग इस पर खरीफ की फसल जैसे ज्वार और बाजरा उगाते हैं, है ना, क्योंकि ये जो ज्वार और बाजरा है ये पौधे पशुओं के चारे के काम में आते हैं, इसलिए इनका उत्पादन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच में आलू की खेती करते हैं पालमपुर गांव के लोग। इसके बाद सर्दी के मौसम में गेहूं उगाया जाता है। तो जो उत्पादित गेहूं है, जो उन्होंने गेहूं उगाया है, उसमें से परिवार के खाने के लिए रखकर ये जो शेष गेहूं है वो किसान मंडी में बेच देते हैं। रायगंज है ना, छोटा कस्बा शाहपुर, वहाँ जाकर बेच देते हैं, जो मैंने कहानी के स्टार्टिंग में आपको बताया था। इसमें भूमि के एक भाग में गन्ने की भी खेती की जाती है, जिसमें वर्ष भर में एक बार कटाई हो जाती है। ठीक है, आप देख रहे हैं पिक्चर के माध्यम से कि ये सारी चीज़ें पालमपुर गांव में हो रही हैं। सिंचाई भी हो रही है, कृषि भी दिखाई गई है ना, ट्रैक्टर से हलों से जोता भी जा रहा है ना। उसके बाद और आप देखिए कि इसमें जो बुआई है वो भी चल रही है। तो पालमपुर में ये सारी क्रियाएं एक साथ चल रही हैं। इसके बाद आती है आपकी गैर कृषि क्रियाएं। गैर कृषि क्रियाएं, गैर कृषि क्रियाएं क्या होती हैं बच्चों? गैर कृषि क्रियाएं होती हैं आपके छोटे छोटे घरेलू उद्योग धंधे। जैसे ये आप देख रहे हैं इस चित्र में कि घर पर ही चटाई बनाने का काम कर रहे हैं, ये घरेलू उद्योग धंधे होते हैं बच्चों। और जैसे ये मशीन से कपड़े सिलने का काम कर रहे हैं, अपने घर बैठकर ही कुछ काम किए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये घरेलू उद्योग धंधे हैं। इसके बाद आता है यातायात, है ना, परिवहन, दुकानदारी। ये सारी क्रियाएं क्या हैं? ये सभी जो क्रियाएं हैं ये है हमारा गैर कृषि क्रियाएं। और एक गांव को संपन्न बनाने के लिए हमारे उत्पादन का संगठन और गैर कृषि क्रियाओं का होना बहुत ही ज़रूरी है। और पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से बताया गया है कि पालमपुर गांव में ये उत्पादन के संगठन और गैर कृषि क्रियाएं ये सभी हो रही हैं, क्योंकि वहाँ पर सड़क बनी हुई है जो पालमपुर को दूसरे गाँवों से जोड़ती है, शाहपुर से जोड़ती है ना, रायगंज से जोड़ती है, जिससे किसान अपने उत्पादित अनाज या फसल को दूसरे गाँव में बेचकर मुनाफा कमाते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू। आगे आने वाली वीडियो में मैं और बताऊंगी। धन्यवाद।